हाँ तो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है नंबर वन क्लासेस में, जहाँ हम करते हैं नंबर वन पढ़ाई ऑन यूट्यूब। तो हम कल क्या पढ़ा था हमने? सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा था। परसों हमने स्टार्ट की थी ये टॉपिक और आज भी वही पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, यानी कि राज्य के फील्ड में अगर संसद कानून बनाए तो क्या वो बना सकती है, और अगर बना सकती है तो कैसे बना सकती है, क्या प्रोसेस है उसकी, कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो देखो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ने के लिए तुम्हें एक चीज को अपने खोपड़े में यानी अपने इस दिमाग में डाल लेना बहुत आवश्यक है। और मित्रों, वो चीज ये है कि हाँ, वो चीज ये है मित्रों कि जो सेंटर है वो एक अलग है, स्टेट जो है वो एक अलग एंटिटी है, ठीक है। और इन दोनों को अपने अपने पावर दिए हुए हैं, लिस्टें बनाई हुई है। इन उन पावरों पे जो इस लिस्ट में दिए हुए हैं उन पे सिर्फ सेंटर बना सकती है। इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। और जो जो पावर स्टेट को दी हुई है उन पे सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है, और उस जो पावर जिस लिस्ट में दिए हुए हैं उस लिस्ट को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। तो ये चीज़, बस ये चीज़ को खोपड़े में हमेशा रखना, इस चीज़ को भूलना मत। क्योंकि भुला दिया अगर इसको तो समझ नहीं आएगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसलिए तुम्हें जीना है इसके साथ, ठीक है। इसके साथ जीना है, तो ये ध्यान रखना। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर के पावर, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पावर। और दोनों अपने अपने पावर्स पे जो जो अपनी अपनी लिस्ट में काम दिए हुए उन्हीं पे कानून बनाएंगे, दूसरे की लिस्ट में टांग नहीं लगाएंगे। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन भी दिए हुए मित्रों जिसमें कि ये सेंटर वाला इसकी लिस्ट में टांग लगा सकता है। यानी जो इससे जुड़ा हुआ ही नहीं है, जो इससे बिलोंग ही नहीं करता, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची जो राज्य के लिए बनाई हुई है ना, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, या फिर इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलेंगे, केंद्र सरकार कानून बना सकती है कुछ परिस्थितियों में, हमेशा नहीं। नॉर्मल कंडीशन में नहीं, नॉर्मल कंडीशन में तो स्टेट वाले ही बनाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती है जिनमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बनाए। तो कुछ परिस्थितियों में देखो, एक कंडीशन कितनी दी हुई है इसमें, एक तो ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है, तीसरी ये दी हुई है, और भैया चौथी ये दी हुई है, और पांचवी ये दी हुई है। यानी पांच कंडीशन दी हुई है। कौन कौन सी, पहले हम ओवरऑल देखते हैं, फिर हम एक एक पढ़ेंगे। जब राज्यसभा इस बात का रेजोल्यूशन पास करे कि भाई हाँ, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, यानी कि संसद जो है वो राज्य सूची पे कानून बना सकती है, राज्यसभा ये बोले तो। दूसरा है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेशनल इमरजेंसी जो है हम पढ़ेंगे आर्टिकल 352 में आती है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगे रहे तब भी पार्लियामेंट यानी संसद स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। जब स्टेट रिक्वेस्ट करे, यानी खुद स्टेट, भाई स्टेट को पावर दिया कि भाई स्टेट ये तेरी लिस्ट है, इस पे सिर्फ तू कानून बना सकता है। लेकिन वो स्टेट खुद ही बोल रही है, दो स्टेट मिलके पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर रही है, माई बाप पार्लियामेंट वालों, हमसे कानून नहीं बन रहा, तुम बना दो ना हमारे लिए इस पे। अगर वो खुद ही बोल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, फिर पार्लियामेंट बना देगी। अच्छा, चौथे नंबर पे टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। मैंने बताया था कि जो फॉरेन रिलेशन है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, फॉरेन रिलेशन, ये सारे के सारे यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं ना। तो अगर किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट भारत सरकार कोई करके आ गई है किसी देश के साथ में, है ना, तो फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, अगर उसको लागू करना है, और उसको लागू करने के लिए किसी स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना जरूरी है पार्लियामेंट के लिए, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है ना, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट रूल का मतलब कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ रहे तो उस राज्य में कौन बना सकता है स्टेट लिस्ट पे कानून, कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सेंटर में ही तो होता है ना। और अगर प्रेसिडेंट ही रूल कर रहा है तो इसका मतलब उस राज्य में स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मान लो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है ही नहीं, उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ऊपर बैठा है। प्रेसिडेंट काम कैसे करता है? प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री और उसके मंत्री बोलते हैं वही काम करता है। इसका मतलब ले दे के बात यह है कि पार्लियामेंट यानी कि सेंटर उस पर कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में, उस राज्य में जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ रहे। तो एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कोई भारी चीज़ें है नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से आराम से हो जाएगा। तो देखो, राज्यसभा जो है ना, दो हाउस होते हैं अपने पार्लियामेंट में, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है, चलो, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं भाई साहब, कौन कौन से होते हैं भाई मेरे? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है, किसका? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसलिए अभी बार डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो अगर ये राज्यसभा, ठीक है, ये राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, जिसको स्पेशल मेजोरिटी भी बोलते हैं, केवल राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा को पास करने की जरूरत नहीं है कोई भी। लेकिन राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से रेजोल्यूशन पास कर दे, प्रस्ताव पास कर दे कि हाँ भाई संसद राज्य के इस फलाने फलाने मुद्दे पे संसद कानून बना सकती है, तो फिर ये जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसको मौका मिल जाएगा।
राज्य के किसी भी इशू पे कानून बनाने का। अच्छा, और ये जो रेजोल्यूशन पास होगा ना कि हाँ भाई तुम बना लो राज्य के किसी भी मुद्दे पे कानून, इस रेजोल्यूशन की एक वैलिडिटी होती है। ये अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ नहीं आता, ये अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ नहीं आता। इसकी एक वैलिडिटी होती है, क्या होती है कि जब जिस भी डेट को इन्होंने पास किया उस डेट से लेके 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होगी, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी समाप्त हुई तो फिर भाई उसके बाद कानून नहीं बना पाएगी पार्लियामेंट। अच्छा हाँ, लेकिन भाई जो कानून पहले ही बना दिए, मान लो इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ भाई पार्लियामेंट वालों तुम स्टेट लिस्ट पे कानून बना लो, ठीक है। और पार्लियामेंट वालों ने बोला ओके हम बना रहे हैं, उन्होंने कानून बना भी लिया। तो जो कानून बन गया ऑलरेडी उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? तो वो कानून जो है ये वैलिडिटी खत्म होने के 6 महीने के भीतर फिर वो कानून जो है क्या होंगे, 6 महीने के भीतर समाप्त माने जाएंगे। अच्छा तो चलो पढ़ते हैं इसको। इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट यानी कि हमारे राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? दैट द पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और मैटर्स इन a state list, then the parliament becomes competent to make laws on the matter. Such a resolution must be supported by 2/3 of the member present and voting. तो राज्यसभा अगर पार्लियामेंट को ये अधिकार देती है 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करके कि भाई पार्लियामेंट वाले जीएसटी पे या फिर कोई भी स्टेट लिस्ट में मुद्दा दिया हुआ उस पर कानून बना सकते हैं, तो फिर पार्लियामेंट उस मुद्दे पे कानून बनाने के लिए अधिकारी हो जाएगी। लेकिन कौन प्रस्ताव पारित करेगा इसके लिए? राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा, ध्यान रखना। पार्लियामेंट का स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए राज्यसभा के द्वारा 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी है। ओके अच्छा, द रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 year. इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम. द लॉज सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स। तो जैसा मैंने बताया अभी वहां पे कि रेजोल्यूशन जो है वो एक बार जब पारित कर दिया तो उसके बाद उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी, और 1 साल की वैलिडिटी समाप्त होने से पहले अगर राज्यसभा दूसरा वापस फ्रेश रेजोल्यूशन और पास कर देती है तो इसकी वैलिडिटी 1 साल और बढ़ जाएगी। इस तरीके से 1 साल खत्म होने से पहले वापस से, जैसे होता है ना वैलिडिटी का रिचार्ज कराते हैं हम, रिचार्ज रिचार्ज खत्म होने वाला होता है, उससे पहले अगर आप वापस रिचार्ज करा लो तो आपकी वैलिडिटी वापस बढ़ जाएगी, फिर खत्म होने लगे वापस करा तो वापस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं कराया, वैलिडिटी यहाँ खत्म होने वाली थी, आपने यहाँ पे रिचार्ज कराया, फिर आया भाई यहाँ पे खत्म होने वाला, रिचार्ज करा लो, रिचार्ज करा लो, इस दिन को भी करा लोगे जिस दिन खत्म होने वाली है तो वापस से बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो फिर आगे आपने यहाँ पे रिचार्ज नहीं कराया तो वैलिडिटी आपकी फिर खत्म, ठीक है। तो यही बात है कि जो कानून बनाने का अधिकार है किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। कौन से लिस्ट पे? स्टेट लिस्ट पे। तो वो कौन देता है? राज्यसभा देती है। कैसे देती है? रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन मान लो रेजोल्यूशन राज्यसभा ने यहाँ पे पास किया, ठीक है, रेजोल्यूशन पास किया 1/1/2024 को, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? उसकी वैलिडिटी रहेगी 1/1/2025 तक। अब अगर कोई कानून यहाँ पे पास कर देती है, इस रेजोल्यूशन को काम में लेके, इस अधिकार को काम में लेके पार्लियामेंट कोई भी कानून यहाँ पे पास कर देती है, तो उस कानून की वैलिडिटी कहाँ रहेगी? देखो दो चीज़ों की वैलिडिटी की बात चल रही है यहाँ पे, आराम से समझ लेना, दिक्कत कोई नहीं है, समझ में आ जाएगा, फिर पढ़ोगे तो और आ जाएगा। दो चीज़ों की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, एक तो उस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी जो कि पास हुआ है किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी की बात करें, कौन कौन सी वैलिडिटी की बात कर रहे हैं हम? वैलिडिटी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, वैलिडिटी, ठीक है। और दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी? उन कानूनों की वैलिडिटी जो कि पास किए गए हैं यूजिंग पावर्स प्रोवाइडेड बाय दिस रेजोल्यूशन। यानी कि राज्यसभा ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसकी वैलिडिटी की अलग चर्चा करेंगे, और वो कानून जो कि राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को अधिकार दिया कि आप स्टेट लिस्ट पे कानून बना लो, उस कानून की वैलिडिटी क्या होगी उस पर अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं जो व्हाइट में लिख रहा हूं वो तो होगी भाई साहब किसकी? इसकी रेजोल्यूशन, राज्यसभा की रेजोल्यूशन की वैलिडिटी। और जो मैं ब्लू में लिखूंगा तो वो किसकी होगी? कानून की वैलिडिटी। तो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी क्या होती है? रेजोल्यूशन की वैलिडिटी होती है भाई साहब कि 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनलिमिटेड number of times but only 1 year at a time, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा अभी। यानी राज्यसभा जो रेजोल्यूशन पास करती है पार्लियामेंट को पावर देने के लिए कि आप स्टेट लिस्ट पे कानून बना लो,
उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल की होती है। कितनी? 1 साल की। लेकिन 1 साल खत्म होने से पहले अगर फ्रेश रेजोल्यूशन पास कर दे राज्यसभा और, तो फिर से 1 साल बढ़ जाएगी वैलिडिटी। फिर वो दूसरा 1 साल खत्म होने से पहले वापस फ्रेश रेजोल्यूशन पास कर दे राज्यसभा, तो वापस 1 साल वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और फिर वो तीसरा रेजोल्यूशन समाप्त होने से पहले फिर से पास कर दे तो वापस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। लेकिन किसी भी टाइम पे अगर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ 1 साल खत्म होने के पहले, तो फिर वो 1 साल पे वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी। अब दूसरा देखते हैं कि उन कानूनों की वैलिडिटी क्या होगी जो इन रेजोल्यूशन को काम में लेके बनाए गए हैं। तो लॉज पास्ट यूजिंग द powers provided by the resolution of Rajya Sabha ceases to be valid after expiry of 6 months from the date of expiry of validity of resolution passed by राज्य सभा। आप बोलोगे क्या लिख दिया भाई, तो मैं समझा देता हूँ इसको कि वालो ये देखो, ये तो था राज्यसभा ने 1 जनवरी 2024 को रेजोल्यूशन पास किया और पार्लियामेंट को पावर दिया कि आप कानून बना लो कोई भी, ठीक है, कानून बना लो आपके जो मर्जी हो वो, ठीक भाई, बना लिया। अब इसकी वैलिडिटी कहाँ खत्म होने वाली थी? 1/1/2025 को इसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली थी, है ना। और मान लो पार्लियामेंट ने यहीं पे कानून भी बना लिया और ये कानून भी यहाँ पे चल रहा है इसके साथ साथ में, ठीक है। अब इस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी तो यहाँ पे खत्म हो गई, राज्यसभा वाले रेजोल्यूशन की तो यहाँ पे 1/1/2025 को खत्म हो गई। मतलब कि अब और आगे पार्लियामेंट उस मुद्दे पे, स्टेट लिस्ट के उस मुद्दे पे कानून नहीं बना सकती। लेकिन जो कानून ऑलरेडी बन चुका है, जो कानून ऑलरेडी बन चुका है उसका क्या होगा? जिस दिन रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हुई, क्या उस दिन वो कानून भी खत्म हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? कानून के लिए बोला कि जिस दिन भाई साहब रेजोल्यूशन, यानी राज्यसभा के रेजोल्यूशन की जो कि 1 साल की वैलिडिटी रखता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हुई, उसकी वैलिडिटी खत्म होने के बाद 6 महीने कानून और चलेगा, है ना। 6 महीने कानून और चलेगा और फिर 6 मंथ, ये जो 6 मंथ का पीरियड होगा, ये जहां पे एंड होगा ना, वहां पे उस कानून को भी फिर समाप्त माना जाएगा, लो एंड। तो ये 6 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड क्यों दिया गया? ताकि जो भी कानून संसद ने बनाया है, क्योंकि वो समाप्त होने वाला, खत्म होने वाला है, तो 6 महीने इसलिए दिए गए कि भाई फिर देख लो तुम उस कानून के अंतर्गत कोई भी काम किए गए हैं, तो या तो कोई स्टेट नया कानून पारित करना चाहे या कुछ भी एडजस्टमेंट करना चाहो, 6 महीने एडजस्टमेंट के लिए दिए गए, ठीक है, समझ गए। यानी कि राज्यसभा का रेजोल्यूशन, ये तो था राज्यसभा का रेजोल्यूशन, राज्यसभा रेजोल्यूशन वैलिडिटी कितनी होती है इसकी? 1 ईयर। तो राज्यसभा के रेजोल्यूशन की वैलिडिटी तो 1 ईयर होगी, लेकिन उस रेजोल्यूशन के अंतर्गत पारित किया गया कोई भी कानून, उसकी वैलिडिटी कब खत्म हो जाएगी? जिस दिन रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हुई उसके 6 महीने में। तो वो कानून चाहे यहां पे पारित किया गया हो भाई मेरे, क्योंकि ये मान लो मैंने माना था कि 1/1/2024 को रेजोल्यूशन पास हुआ और 1/1/2024 को उस रेजोल्यूशन की पावर को काम में लेके कानून पास कर दिया संसद ने। लेकिन मान लो संसद यहां पे करती कानून पास कि भाई 1/1/2024 को नहीं कर रही, ये 1/4/2024 को कर रही है, अप्रैल में कर रही है, तो भी भाई वैलिडिटी वहीं सेम टाइम पे खत्म होती, क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हो गई, राज्यसभा के रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हो गई, तो उसके 6 महीने आगे देखेंगे हम, और उसके 6 महीने आगे कानून की वैलिडिटी फिर खत्म हो जाएगी। समझ गए? ये दिखावा, तो इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। Such a resolution must be supported by the 2/3 of the members present and voting. The resolution remains in force for 1 year. It can be renewed any number of times but not exceeding 1 year at a time. यानी कितनी बार भी इसको रिन्यू कर सकती है राज्यसभा, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही रिन्यू करेगी। अच्छा, इट कैन बी रिन्यूड, ये हो गया। द लॉज सीजेस टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन सीजेस टू बी इन फोर्स। जब रेजोल्यूशन की एक्सपायरी हो जाती है उसके 6 महीने के भीतर, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 6 महीने, जो कानून उसको काम में लेके बनाए गए थे वो भी खत्म हो जाते हैं अपने आप, है ना, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोविजन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर, बट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द स्टेट लॉ एंड द पार्लियामेंट्री लॉ द लेटर शुड प्रिवेल। क्या बोल रहा है ये कि स्टेट का कोई मुद्दा था जिसपे पार्लियामेंट ने कानून बनाया, जैसे कुछ भी मुद्दा है, जैसे मान के चलूँ स्टेट का कौन सा मुद्दा है, मान लो पंचायती राज पे कानून बनाया पार्लियामेंट ने, कुछ भी, है ना, कि भाई राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि पंचायती राज पे पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उस पर कानून बना दिया,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट ने पंचायती राज मुद्दे पे राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास करा लिया कि हम कानून बना सकें, इस पे हमारे को पावर दो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्लियामेंट को अगर पावर मिल गई तो स्टेट की पावर छिन गई, नहीं। स्टेट भी उसके साथ में पंचायती राज पे कोई भी और कानून बनाना चाहे तो बना सकती है ना, पंचायती राज पे, ठीक है, कोई भी कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। लेकिन पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है और स्टेट ने जो कानून बनाया है, अगर उनमें टकराव होता है कोई सेम मुद्दे को लेके, कि पार्लियामेंट वाला कानून तो बोलता है कोई काम ऐसे करो और स्टेट वाला कानून बोलता है कोई काम ऐसे मत करो, तो फिर किसकी चलेगी? पार्लियामेंट की। देखो हमेशा जब भी टकराव होगा ना, तो अधिकतर केस में भाई साहब पार्लियामेंट की ही चलेगी, क्योंकि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को, केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने इतनी पावर नहीं दी है। ये सत्यता है और इसको हमेशा एक रूल ऑफ थंब के जैसे याद रखा करो कि हाँ भाई, कभी भी मेरे को देखना है ना कि कौन सा कानून किसका चलेगा, तो हमेशा पार्लियामेंट का ही पक्ष लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो पहली कंडीशन होगी कि जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके और पावर दे दे पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट पे कानून बना लो। तो हमने इसमें मेन चीज ये पढ़ी कि राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, और उसके अलावा जो रेजोल्यूशन राज्यसभा पास करेगी उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, और जो कानून उस रेजोल्यूशन के पावर को काम में लेके पार्लियामेंट पास करेगी, उन कानूनों की वैलिडिटी कब खत्म हो जाएगी? जिस दिन रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हुई है उसके 6 महीने के बाद उसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कि भाई 352 आर्टिकल 352 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, और जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगी रहती है ना, उस टाइम पे पार्लियामेंट को बहुत पावर मिल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावर मिल जाती है, और भारत एक तरीके से यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर, लगभग लगभग सारी की सारी पावर पार्लियामेंट को मिल जाती है। फिर जिन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारें कानून बनाती थी, वो सारे के सारे मुद्दे पावर मिल जाती है केंद्र सरकार को, और फिर केंद्र सरकार उन पे कानून बना सकती है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि पावर केंद्र सरकार को मिल गई तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर छिन गई, हमेशा यही रहेगा। देखो यहां पे भी हमने देखा था कि राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास करती है तो राज्य सरकार के पास भी उन मुद्दों पे कानून बनाने की पावर तो रहती है, लेकिन वो केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते, उसके साथ में बना लो। उन्होंने कोई मुद्दे पे कानून नहीं बनाया, वहां तुम बना लो, उसके खिलाफ जाओगे ना तो फिर तुम हार जाओगे, क्योंकि हमेशा केंद्र सरकार की ही चलेगी, केंद्र सरकार की ही मानी जाएगी, उनके कानून को ही माना जाएगा। तो इमरजेंसी में भी यही सिस्टम है कि भाई जो भी स्टेट लिस्ट के मुद्दे हैं ना, स्टेट लिस्ट में जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। फिर कब बना सकती है? जब देश में लगी हो क्या? इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी लगी रहेगी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मुद्दे पे कानून बना सकती है। बहुत ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है स्टेट लिस्ट के मामले में, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट वीक हो जाती है, वीक, यानी इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो एकदम जिम विम जाके और स्टेरॉइड खा के एकदम मोटी तगड़ी हो जाती है, और ये बेचारे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, कौन? स्टेट गवर्नमेंट वाले। तो वही चीज लिखी है, उसके अलावा ज्यादा कुछ लिखा हुआ है नहीं इसमें, पढ़ लेते हैं हम लाइन बाय लाइन। द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट with respect to goods and service tax or matters in the state list while proclamation of national emergency is in operation. The laws become inoperative on the expiration of 6 months after the emergency has ceased to operate. Here also, the power of a state legislature to make laws on the same matter is not restricted. But in case of repugnancy between a state law and parliamentary law, the latter is to prevail. तो ये बोल रहा है कि साहब कानून पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे बना सकती है जब इमरजेंसी चल रही हो, लेकिन उनकी भी एक्सपायरी डेट बताई गई। क्या बताई गई? मान लो ये नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगी, है ना, और चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, फिर किसी डेट को खत्म हो गई, इस डेट को खत्म हो गई, एंड क्या? इमरजेंसी एंड हो गई। इमरजेंसी एंड कैसे होती है, चालू कैसे होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मान लो इस डेट को एंड हो गई, तो जो भी कानून इसके दौरान बनाए गए होंगे ना स्टेट लिस्ट पे, वो इसके एंड होने के 6 महीने खत्म होने के बाद वाले दिन से खत्म माने जाएंगे। तो अधिकतर जगह पे हमारे कानून इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में यही दिया गया है, कोई भी कानून के खत्म होने का पीरियड दिया गया है ना, तो वो किसी एक डेट से खत्म होने के 6 महीने बाद खत्म माने जाएंगे, ऐसे बोला जाता है ना। तो ये देखो क्या है, इमरजेंसी यहाँ खत्म हुई, तो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद वो कानून जो इसके दौरान बनाए गए थे स्टेट लिस्ट पे, वो सारे के सारे खत्म माने जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, The laws become inoperative on the expiration of 6 months after the emergency has ceased to be operate. यानी कि इमरजेंसी जब बंद हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, सिंपल चीजें, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। तीसरा बात करते हैं कि जब स्टेट रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से कि साहब आप हमारे हमारे लिए कानून बना दो प्लीज, हमसे नहीं बनता, बोलते ना मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा, तो स्टेट खुद बोल रही है कि हमसे ना हो पाएगा, तो आप हमारे लिए कानून बना दो प्लीज। तो फिर पार्लियामेंट बोलते ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो मैं बना ही देती हूँ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? 2 या 2 से ज्यादा,
2 या 2 से ज्यादा यानी 2 और मोर स्टेट पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेगी तभी पार्लियामेंट ये काम करेगी। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट पास रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू enact the laws on a matter in the state list, then the parliament can make laws for regulating that matter. A law so enacted applies only to those states which have passed the resolution. However, any other state may adopt it afterwards by passing a resolution to that effect in its legislature. Such a law can be amended or repealed only by the parliament and not by the legislature of the concerned state. तो क्या होता है इसमें इसमें ये क्यों ऐसी ऐसी चीज क्यों दी है संविधान में कि भाई स्टेट के पास कोई पावर है, इस स्टेट के पास कोई पावर है, ये अपने अपने कानून खुद बना सकते हैं, यानी अपना काम खुद कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि भाई जिसके पास पावर है तो वो अपनी पावर पार्लियामेंट को क्यों देगा खुद, वो भी रिक्वेस्ट करके कि भाई हम आप बनाओ हमारे लिए कानून, ये इनसे रिक्वेस्ट क्यों करेंगे? तो हो सकता है कि किसी बात पे इन दोनों का झगड़ा चल रहा हो, झगड़ा है ना, और वो झगड़ा निपट नहीं रहा हो भाई, है ना, झगड़ा इनका निपट नहीं रहा हो। जैसे जमीनों को लेकर कई राज्य लड़ते हैं, है ना, कि भाई ये तो एरिया मेरी जमीन में आता है, वो बोलता नहीं मेरी में आता है, लड़ाई कर रहे हैं। ये कानून बनाएगा उसको ये नहीं मानेगा, ये बनाएगा उसको ये नहीं मानेगा, बोले क्यों मानूं, ये तो मेरी जमीन है, ये बोलेगा ये मेरी जमीन है। फिर दोनों परेशान हो जाते हैं कि यार तो मतलब जमीन क्या होता है, जमीनों पे कानून कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, उनके उनके पास ये पावर बनाने का। तो ये लड़ के परेशान हो जाएंगे कि यार ये बात मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, हमको पता चल रहा नहीं किसकी जमीन है, हमारा झगड़ा इतने दिनों से चल रहा है, चलो झगड़े को खत्म करते हैं, एक काम करते हैं, एक कॉमन मैन को लेकर आते हैं, मीडिएटर को लेकर आते हैं। तो हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? पार्लियामेंट। तो दोनों पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं कि आप एक काम करो, आप देखो हमारा झगड़ा है ना, ये सिस्टम है सारा, ये जगह है, अब ये किसकी है किसकी नहीं, आप करो डिसाइड, और आप इसके ऊपर कानून बना दो, आप इसके ऊपर लॉ बना दो कि भाई ये किसके हिस्से में आएगा क्या आएगा, और फिर हम दोनों उसको मानेंगे, है ना। इन्होंने दोनों ने, इस स्टेट ने भी अपनी विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया इस बात का। देखो स्टेट, मैं क्या बोला, स्टेट अगर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे तो स्टेट रिक्वेस्ट कैसे करेगी? स्टेट का कोई आदमी जाके मोदी से बोलेगा कि मोदी जी ये कर दो प्लीज, ऐसे नहीं होता है। गवर्नमेंट में ऐसे कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, गवर्नमेंट में हर काम लिखित में होता है, रेजोल्यूशन पास करके होता है। तो वहां की विधानसभा जो है स्टेट की विधानसभा, वो रेजोल्यूशन पास करेगी, इसकी भी और इसकी भी, दोनों स्टेट की विधानसभा रेजोल्यूशन पास करेगी, और ये रेजोल्यूशन पास करके लिखित में रिक्वेस्ट की जाएगी पार्लियामेंट से। फिर पार्लियामेंट बोलती है कि हाँ ठीक है मैं बनाती हूँ। तो पार्लियामेंट ने मान लो ये कानून बना दिया और बोल दिया कि हाँ तुम्हारा झगड़ा खत्म, अब मैं इस कानून में लिख रही हूँ कि इतनी इतनी जमीन इसकी होगी, इतनी जमीन इसकी होगी, और सारा काम सेट हो गया, ठीक है। एक बार अगर स्टेट ने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की जिस मुद्दे पे, मान लो इस झगड़े वाले मुद्दे पे, और पार्लियामेंट पे उस पर कानून बना दिया, फिर भाई स्टेट का पावर हट जाएगा उस मुद्दे से, यानी कि फिर स्टेट खुद इस मुद्दे पे, यानी इस झगड़े पे, इस जमीन पे जिसके बारे में पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, उस पर वो खुद नहीं बना पाएगी कभी भी। उस मुद्दे पे फिर पार्लियामेंट ही कानून बना पाएगी, वही उसको अमेंड कर पाएगी, यानी उसमें संशोधन करना है तो वो भी पार्लियामेंट ही करेगी, और वही उसको रिपील, यानी कि अगर उसको निरस्त करना है कानून को तो वो भी पार्लियामेंट ही करेगी। यानी फिर उस मुद्दे पे, उस पर्टिकुलर मुद्दे पे सारी की सारी पावर चली जाएगी पार्लियामेंट के पास में, क्योंकि इन्होंने खुद ने रिक्वेस्ट की, फिर पार्लियामेंट पावरफुल हो गई। और ये भी एक बात है कि भाई जो स्टेट रिक्वेस्ट करेगी ना, जैसे इन दोनों की है ना, मान लो राजस्थान और गुजरात ने की, तो जो दो स्टेट ने रिक्वेस्ट की है, ये जो पार्लियामेंट कानून बनाया है वो सिर्फ उन दो स्टेट पे ही लागू होगा, किसी और स्टेट पे लागू नहीं होगा, क्योंकि और स्टेट के पास तो खुद की पावर है जमीन के लिए कानून बनाने की, रिक्वेस्ट तो इन दोनों की ना, तो इन पे ही लागू होगा। और तीसरी बात यह कि अगर कोई दूसरी स्टेट भी चाहती है कि ये कानून मेरे पे भी लागू हो जाए, है ना, वो भी चाहती है कि मेरे पे भी कर दो यार, ठीक अच्छा कानून लग रहा है मेरे को, तो वो पार्लियामेंट को बोलती है कि मेरे पे भी कर दो, तो फिर उस पर भी लागू हो जाएगा, और फिर वो भी अपना वो पावर खो देगी उस मुद्दे के लिए जिस पे ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया। तो पार्लियामेंट को आपने रिक्वेस्ट की है ना, पहली बात तो आपने रिक्वेस्ट की कि साहब मेरे लिए कानून बनाओ किसी भी मुद्दे पे, तो आपने रिक्वेस्ट खुद चला के किया, नहीं आप दबे हुए हो पार्लियामेंट से, है ना। तो एक बार पार्लियामेंट ने इस पे कानून बना दिया, फिर पार्लियामेंट बोलेगी मुन्ना अब तुम इस कानून को चेंज भी नहीं कर सकते, स्टेट को बोलेगी तुम अब इस कानून को चेंज भी नहीं कर सकते, ना इस कानून को निरस्त कर सकते हो, ना इस कानून में कोई बदलाव कर सकते हो, वो सब मैं ही करूंगी, अब तुम दोनों को मानना पड़ेगा। तो वो मानेंगे, इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। अगर उनको नहीं मानना होता तो रिक्वेस्ट ही क्यों करते, खुद ही बना लेते कानून, तो इसलिए वो मान भी लेते हैं और ये सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है भैया, जो अपने ऊपर पड़ी वो ये थी, ठीक है, ओके। द इफेक्ट ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर द अबव प्रोविजन इज दैट द पार्लियामेंट बिकम्स इंटाइटल्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स फॉर विच इट हैज नो पावर टू मेक लॉ। यानी जब रिक्वेस्ट करती है स्टेट तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाता है उस मुद्दे पे कानून बनाने का जिस पे कानून बनाने का पावर उसको संविधान ने दिया नहीं था ओरिजिनली, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट का मुद्दा था, लेकिन स्टेट ने खुद ने रिक्वेस्ट की तो फिर पार्लियामेंट को पावर मिल गया। ऑन द अदर हैंड द स्टेट लेजिस्लेचर सीजेस टू हैव द पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। यानी पार्लियामेंट के पास तो जो पावर नहीं था वो पार्लियामेंट को मिल गया क्योंकि स्टेट ने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की, लेकिन स्टेट के पास जो पावर ऑलरेडी था उनका वो छिन गया क्योंकि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करके वो पार्लियामेंट के हाथ में दे दिया पावर। अच्छा, द रेजोल्यूशन ऑपरेट्स एज ए
abdication or surrender of the power to the state legislature with respect to that matter, and it is placed entirely in the hands of parliament, which alone can then legislate with respect to it. यानी कि खुद अपनी झोली से एक पावर निकाल के दोनों स्टेट ने पार्लियामेंट के हाथ में पटक दी, और जो पावर उनकी झोली से निकल गया अब वो पार्लियामेंट की झोली में, अब वो उनकी झोली में नहीं आएगा, अब वो उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लेना, देखना चाहो तो, इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए नहीं है। ओके, उसके बाद में ये 3 कंडीशन हमने देख ली कि भाई जब इमरजेंसी लगी रहे तब स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे तो स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तीसरी कंडीशन देखी, जब खुद स्टेट जाके 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, ये ध्यान रखना 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट करनी चाहिए। एक स्टेट रिक्वेस्ट करेगी तो पार्लियामेंट नहीं मानेगी, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट होगी तभी, और 2 या 2 से ज्यादा स्टेट तभी रिक्वेस्ट करेगी जब उनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा होगा, है ना। तो पार्लियामेंट को एक वो बना देते हैं जैसे 2 बिल्लियों के बीच में बंदर रहता है ना, वैसे। तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करेगी तो भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। और चौथे नंबर का जो है वो है कि किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, यानी किसी दूसरे देश के साथ हमारी देश की सरकार ने, संसद ने, पार्लियामेंट ने कोई एग्रीमेंट किया है, तो फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर किसी स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे भी कानून बनाना पड़ेगा तो पार्लियामेंट बना सकती है। यह अधिकार संविधान ने क्यों दिया? क्योंकि भाई आप गए किसी दूसरे देश में जाके, तो आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, ओके डन, और उसके बाद आप आते हो अपने देश में और आप स्टेट को बोलते हो कि देखो हमने तो वो एग्रीमेंट किया था, है ना, उसमें आपके स्टेट में हमको ये करना पड़ेगा, ये आपके अधिकार में आता है इस पर कानून बनाना, तो प्लीज बना दो। पार्लियामेंट अगर रिक्वेस्ट करती है स्टेट से और स्टेट वाले मना कर देते कि हम तो नहीं बनाएंगे, तो भाई अपनी बेइज्जती कितनी हो जाएगी दूसरे देश के सामने कि ये लो इनकी सरकार हमसे एग्रीमेंट करके आ गई और खुद के स्टेट ही इनको मना कर रहे हैं, इनकी वो मानते ही नहीं और वो एग्रीमेंट करने भी चले हैं, तो कितनी बेइज्जती होगी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने भी सोचा कि ये बेइज्जती कभी ना हो जाए, क्योंकि स्टेट हो सकता है स्टेट में कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो, सेंटर में कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट हो, सेंटर वाले मान लो अमेरिका से कोई एग्रीमेंट करके आ गए, अब उसके लिए कोई कानून उस पर्टिकुलर स्टेट में बनाना जरूरी है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए स्टेट के पावर में आता है। पार्लियामेंट वाले उनको बोले कि भाई बना दो, अमेरिका से एग्रीमेंट करके आए, बोलते नहीं बनाते, तो अमेरिका वाले देखो 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 हमारे सरकार, इनकी स्टेट इनकी नहीं सुनती है, ये क्या एग्रीमेंट करेंगे, क्या पावरफुल देश बनेगा रे, क्या वर्ल्ड लीडर बनेगा रे तू, क्या विश्व गुरु बनेगा रे तू, ऐसे बोलने लग जाएंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये पावर दी पार्लियामेंट को कि अगर आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट करके आते हो और उसको अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप बना सकते हो। पार्लियामेंट वालों, किसी स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है, भारत की बेइज्जती मत करवा देना। अच्छा, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन। यानी कि इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट किया उसको, या कन्वेंशन, संधियों को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पे। दिस प्रोविजन इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एग्रीमेंट करके आती है, कोई भी बात बोल के आती है कि हम करेंगे ऐसे, है ना, हम, भारत इतना सहयोग करेगा, भारत ये करेगा, तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को ये इंपावर करता है कि भाई कोई भी स्टेट फिर टांग नहीं लगा सकता उसमें, है ना। अच्छा जी, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लॉज इलेक्टेड अंडर दिस, ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ना हो पढ़ लेना। ओके, तो चौथे नंबर का क्या था एक्सेप्शन जिसमें कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, वो था टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशंस। उससे अगला क्या है, उससे अगला लास्ट वाला है कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, जब भारत के किसी भी हिस्से में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ रहे, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन देखो कब लगता है, मैं एक बार आगे हम प्रेसिडेंट रूल एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो उसमें सब समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट में, है ना, हर स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात कर लूँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, ठीक है, ओके, चुनाव हुए, जीत गए, बहुमत मिल गया, मेजोरिटी मिल गई, तो सरकार बना लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो महाराष्ट्र में चुनाव हुए और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी किसी को थोड़े वोट मिले, किसी को थोड़े वोट मिले, और कोई मिलने को भी तैयार नहीं कि भाई हम आपस में मिलकर सरकार बना ले, तो वो भी तैयार कोई नहीं है, तो फिर तो सरकार बन ही नहीं पाएगी, और सरकार नहीं बनेगी तो भाई महाराष्ट्र फिर कैसे चलेगा, स्टेट की जो पॉलिटी है वो कैसे चलेगी, स्टेट की सारे के सारे सिस्टम मशीनरी कैसे चलेगी। तो फिर देखते हैं कई देर तो कि भाई कोई बना ले, कोई बना ले सरकार, कोई बना ले। अगर कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा है तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट उस स्टेट में जहां पे सरकार नहीं बन पा रही, चुनाव में सबको बहुमत नहीं मिला, उसमें अपना रूल, प्रेसिडेंट रूल कर देता है लागू, ठीक है। यानी कि अब इसको प्रेसिडेंट अपने हिसाब से रूल करेगा, नाम इसका प्रेसिडेंट रूल है, काम सारे वही करते हैं जो स्टेट में सारे सरकारी अधिकारी वो सब वही काम करते हैं, लेकिन बस निर्देश उनको कौन देता है, प्रेसिडेंट की ओर से गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सेंटर में बैठा है,
स्टेट में प्रेसिडेंट का एजेंट कौन होता है? गवर्नर। तो प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलता है, गवर्नर फिर बाकी सभी लोगों को बोलता है, इस तरीके से सरकार फिर चलाई जाती है। तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब स्टेट में गवर्नमेंट या तो बनी ही नहीं, है ना। और अगर स्टेट में गवर्नमेंट ही नहीं बनी तो मेरे मित्रों स्टेट लिस्ट पे कानून बनाएगा कौन? स्टेट लिस्ट यही तो है। स्टेट लिस्ट में वही तो मुद्दे लिखे हुए हैं कि जिन मुद्दों पे केवल स्टेट की गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन भाई इस स्टेट में तो गवर्नमेंट ही नहीं बनी, चुनाव हुए, किसी को बहुमत मिला ही नहीं, कोई है ही नहीं भाई साहब, विधानसभा खाली पड़ी है, तो कानून कौन बनाएगा? तो किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए फिर वो पावर किसको दे दी जाती है? पार्लियामेंट को, जब प्रेसिडेंट रूल लगा रहे किसी स्टेट में। ये तो एक एक बात हो गई जब प्रेसिडेंट रूल लगता है। दूसरी कभी कभी क्या होती है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट बात नहीं मानती भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानती, केंद्र सरकार की, ना ही केंद्र सरकार के कानूनों को मानती है। या फिर मान लो स्टेट गवर्नमेंट बहुत गंदे तरीके से काम कर रही हो, भारत के खिलाफ काम कर रही हो, ऐसे नेता जीत के आ गए हो, मुख्यमंत्री बन गए हो किसी स्टेट के, जो भारत को तोड़ना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वो डिक्लेरेशन कर सकता है, घोषणा कर सकता है कि इस स्टेट की गवर्नमेंट को मैं निरस्त कर रहा हूँ, बर्खास्त कर रहा हूँ, यानी कि हटा रहा हूँ, पूरी की पूरी गवर्नमेंट हटा सकता है और बोलता है कि आज से यहाँ पे मेरा रूल लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और फिर वो गवर्नर के माध्यम से यहाँ पे शासन करता है। तो जब भी प्रेसिडेंट रूल कहीं पे लगता है मित्रों, तो वहां की गवर्नमेंट हट जाती है, स्टेट गवर्नमेंट हट जाती है, और स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट बचती ही नहीं स्टेट पे। तो इसलिए फिर उस कंडीशन में पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि आप, फिर प्रेसिडेंट लगा तो फिर क्या होगा? ये हमारी पार्लियामेंट है, इसको पावर दी गई कि आप फिर है ना स्टेट लिस्ट पे कानून बनाओ और इस स्टेट को चलाओ, है ना। क्योंकि कोई तो चाहिए ना चलाने के लिए, स्टेट को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे कि भाई कोई नहीं है तो जाओ ऐसे पड़े रहो, ऐसे नहीं होगा ना। लोग तो रहते ना वहां पे, सब रहते ही ना, मशीन है ही ना पूरी। अच्छा, मशीन का मतलब मैं पूरी गवर्नमेंट मशीनरी की बात कर रहा हूं, तो वो चलाने के लिए कोई तो चाहिए, तो फिर उस टाइम पे पार्लियामेंट को पावर दे दी जाती है। क्या लिखा हुआ है इसमें? When the president rule is imposed in a state, the parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the state list in relation to the state. तो जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया रहता है किसी भी स्टेट में, तो पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे खुद कानून बना सकती है। कौन? पार्लियामेंट, सेंटर वाले। A law made so by the parliament continues to be operative even after the president rule. This means that the period for which such a law remains in force is not conterminous with the duration of president rule, but such law can be repealed or altered by the re-enacted by the state legislature. तो इसके बारे में एक और चीज खास है, जब प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है और तब पार्लियामेंट जब कानून बनाती है ना, जब पार्लियामेंट को पावर मिलती है ना कि वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है, तो हमने जो पीछे वाले दो देखे थे कि जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे और पार्लियामेंट को ये पावर दे कि आप कानून बना लो स्टेट लिस्ट पे, उसमें भी लिमिट दी हुई थी कि उस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी 1 साल की होगी, 1 साल खत्म होने के 6 महीने के बाद में वो कानून भी सारे खत्म हो जाएंगे जो उस रेजोल्यूशन को काम में लेके बनाए गए थे। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा था कि जिस नेशनल इमरजेंसी जब लगी रहे, तब जो कानून बनेंगे तब भी पार्लियामेंट बना सकती है स्टेट लिस्ट पे कानून, लेकिन उसकी भी वैलिडिटी कब खत्म होती थी? जब नेशनल इमरजेंसी जिस डेट को खत्म होगी उसके 6 महीने के बाद वो सारे के सारे कानून भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट कानून बनाने का पावर मिलता है जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ रहता है स्टेट में, उसकी भाई कोई वैलिडिटी नहीं है खत्म होने की ना। ये कानून प्रेसिडेंट रूल मान लो खत्म हो गया, प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, स्टेट की सरकार बन गई, स्टेट में गवर्नमेंट बन गई, तो उसके बाद में भी चलते रहेंगे कानून जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ही उन कानूनों को खत्म ना करे। ठीक है, तब तक चलते रहेंगे वो कानून, वो खत्म अपने आप नहीं होंगे। बाकी दो जब थे, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को पावर देती थी कि आप स्टेट के लिस्ट पे कानून बना लो, उसकी भी वैलिडिटी अपने आप खत्म होती थी। कैसे होती थी? जब वो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म होगी, जब वो रेजोल्यूशन सीजेस टू बी एग्जिस्ट होगा, यानी कि पास करने के 1 साल के भीतर रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हो जाती है अगर उसको वापस से बढ़ाया नहीं जाए एक नया रेजोल्यूशन पास करके। तो जब वो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी सीजेस टू बी एग्जिस्ट होगी यानी खत्म होगी, यानी एक्सपायर होगी, उसके 6 महीने बाद वो सारे कानून भी खत्म हो जाएंगे जो उस रेजोल्यूशन की पावर को काम में लेके पार्लियामेंट ने बनाए थे स्टेट के लिए, स्टेट लिस्ट पर। और दूसरा था नेशनल इमरजेंसी, यानी जब नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू बी एग्जिस्ट होगी, यानी जब नेशनल इमरजेंसी हटाई जाएगी, उस डेट से लेके 6 महीने के बाद वो सारे कानून भी अपने आप हट जाएंगे जो इस इमरजेंसी पीरियड के दौरान स्टेट लिस्ट पे किसने बनाए थे? पार्लियामेंट ने बनाए थे। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के केस में ये नहीं दिया हुआ है। प्रेसिडेंट रूल के केस में ये कहा हुआ है कि जिस दिन प्रेसिडेंट रूल हट गया, मान लो इस दिन प्रेसिडेंट रूल हट गया, इससे पहले जो भी कानून स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट ने बनाए थे वो इसके बाद भी लगे हुए रहेंगे, वो अपने आप नहीं हटेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर वहां पे है और वो चाहती है इनको हटाना तो वो हटा सकती है, अपने आप नहीं हटेंगे, ये बस इतनी सी बात है। तो भाई इसके साथ में हमने ये कंप्लीट किया। क्या हमने कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट किया है ये आज क्या 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 कि पार्लियामेंट कब स्टेट फील्ड में कानून बना सकती है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। और अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। नेक्स्ट क्या है?
सेंट्रस कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। और उधर पूरी की पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे सारे के सारे वीडियो जो मैं बनाता हूँ पॉलिटी पे, वो सारी की सारी मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके सभी नंबर 1 से देखना। अगर नए आदमी हो तो पहली वीडियो से देखना भाई, यहाँ बीच में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले से देखते देखते आओगे तो सब कुछ खोपड़े में घुस जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, और दिन में देख रहे हो तो गुड डे।